हरि ओम। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. Today we shall discuss about the national anthem of India and national anthem of different countries of the world. आज की क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रगान एवं दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रगान के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। देखिए, when we talk about the national anthem of any country, it means it is the representative song. It means we are talking about the patriotism. It means we are talking about any song which is a representation of the history, culture and legacy of that country. जब हम किसी भी देश के राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि हम उस राष्ट्र के ऐसे गाने के बारे में बात कर रहे हैं जो उसका प्रतिनिधिमूलक गान हो, जो उसके साहित्य, जो उसकी संस्कृति, जो उसके इतिहास, जो उसके विरासत, जो उसकी देशभक्ति का प्रतिनिधित्व प्रदान करता हो। तो देखिए, वी आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट रोल प्लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन शेपिंग आवर नेशन। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया। वी हैव डिस्कस्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया नॉट ओनली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट ऑल्सो adopted national anthem, national song, national flag of India, and it conducted the first election of the president of India. जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा है, इसने सिर्फ भारत के लिए एक संविधान का निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसने भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृति प्रदान किया और साथ ही साथ उसने भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी किया। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट इन डिटेल द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हम आज की क्लास में भारत के राष्ट्रगान के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन राष्ट्रगान पर हम लोग बात करने के पहले, भारत के राष्ट्रगान पर बात करने के पहले देखिए यहाँ पर 2-3 बातें आएंगी। सबसे पहली बात तो हम लोग दुनिया के देशों के राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ एप्रिसिएबल डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच में क्या अंतर है, और उसके बाद हम फिर इसके इतिहास, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके कंट्रोवर्सी या इसके विवाद के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अपनी परीक्षा के लिए, इस परीक्षाओं के लिए इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न प्राप्त करने जा रहे हो। आइए हम लोग एक एक करके बातें करते हैं। देखिए, एक राष्ट्र के रूप में यदि हम राष्ट्रगान के बारे में बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नीदरलैंड का विलहेल्मस राष्ट्रगान है, जिसको ऑफिशियली 1932 में एडॉप्ट किया गया, लेकिन यह गाने के रूप में 1568 से लेकर 1572 के बीच में लिखा गया था। तो विलहेल्मस जो नीदरलैंड है उसका क्लेम यह है कि उसका राष्ट्रगान दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज जापान सेज दैट इट्स national anthem Kimiyago is the oldest national anthem written in any country of the world. दूसरी तरफ जापान का यह कहना है कि उसका जो किमियागो है वह दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, चूंकि यह एक विवाद का विषय है, इसलिए परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाने हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो विकिपीडिया है उसका ये मानना है कि विलहेल्मस इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो विलहेल्मस है नीदरलैंड का, वह दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जब अगर हम बात करें कि जो राष्ट्र जो राष्ट्रकुल है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ रैल्म है, जिसमें 15 देश आते हैं, तो उन देशों का राष्ट्रगान क्या है? तो उन देशों का राष्ट्रगान वही है जो आपका राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान बल्कि इसको नहीं कहना सही होगा, इसको कहना सही होगा कि यह जो है उसका राजकीय गान है, राजगान है, और वह जो उसका रॉयल एंथम है। तो यह जो रॉयल एंथम है आपका ग्रेट ब्रिटेन का, वही उनका भी है। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो 1745 में ग्रेट ब्रिटेन ने अपना जो राजगान या राष्ट्रगान को जो अडॉप्ट किया, उसका नाम है आपका द गॉड सेव द किंग। एंड और जब कोई महिला सत्ता संभालती है तो होता है गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। इसको 1745 में अडॉप्ट किया गया था। तो कहा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रगान ऐसा है जो दुनिया के सबसे अधिक देशों में गाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा द गॉड सेव द किंग। राजा भगस्वर जो है वह राजा की रक्षा करता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि जो नेशनल सॉन्ग के बारे में, देखिए नेशनल सॉन्ग जो होता है ना, सॉरी नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग, चूँकि भारत में ये अलग अलग है तो हम यहाँ पे नेशनल एंथम ही बात करेंगे। जो दुनिया के नेशनल एंथम की बात करेंगे तो दुनिया में जो नेशनल एंथम लिखे जाते हैं या वहाँ पर नेशनल एंथम जो एडॉप्ट किए जाते हैं वह वहाँ के सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में ही होता है। लेकिन दुनिया में इसमें कुछ आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। एक देश है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का में एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रगान हैं। एक का नाम है द गॉड सेव द न्यूजीलैंड और दूसरे का नाम है द गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग एंड गॉड सेव द क्वीन। तो जो गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड है, गॉड सेव नहीं बल्कि गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड है, तो गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड को वहाँ की सबसे जो लोकल लैंग्वेज है माओरी, उस माओरी लैंग्वेज में लिखा गया है। और जो ब्रिटेन की भाषा है इंग्लिश और न्यूजीलैंड की भाषा भी है इंग्लिश है, तो वहाँ की भाषा में जो आपका द गॉड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, द गॉड सेव द किंग या गॉड सेव द क्वीन जो है माओरी लैंग्वेज में है, और गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड यह आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो न्यूजीलैंड की दो राष्ट्रगान हैं। इसी प्रकार से हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड बताना मैं चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड का जो राष्ट्रगान है वह राष्ट्रगान कुल मिलाकर के 4 भाषाओं में है। 4 भाषाओं में उसके अलग अलग लिरिक्स हैं, अलग अलग उसके धुनें हैं और गाना भी अलग अलग है। तो उसके जो है 4 गाने हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग उसके साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के देखो 2 राष्ट्रगान हैं और 2 राष्ट्रगानों को मिला के एक राष्ट्रगान बनाया गया है। एक राष्ट्रगान उसका जो है वह है गॉड ब्लेस अफ्रीका और दूसरा है द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका कंबाइंड, द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका कंबाइंड। इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया 5 स्टैंजा और 5 स्टैंजा जो है वो साउथ अफ्रीका के 5 जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हैं उन 5 लैंग्वेजों में एक स्टैंजा जो है सभी भाषाएं में लिखे गए हैं। तो ये आपका इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दुनिया के कुछ देश के जो राष्ट्रगान हैं वे राष्ट्रगान बड़े लंबे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिकी देश उरुग्वे है उसका। इसको गाने में कुल लगते हैं 4 मिनट 30 सेकंड का समय। इसको गाने में लगता है 4 मिनट 30 सेकंड का समय। और यह जो गाना है इसका नाम है हिम्नो नेशनल डी उरुग्वे। हिम्नो नेशनल डी उरुग्वे मतलब नेशनल हिम या नेशनल एंथम ऑफ उरुग्वे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया का। आर्मेनिया जो है वो आपका पहले पूर्व सोवियत संघ का एक देश हुआ करता था। 1991 में जब उसका विघटन हो गया तो आर्मेनिया का नया देश बना और उसने उसका जो मार हिरिनिक मतलब आवर फादरलैंड, यह जो है यह आर्मेनिया का राष्ट्रगान जो है यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है जिसको गाने में सिर्फ 28 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रगान किसका है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यह जो है अफगानिस्तान, इसका उत्तर हो जाएगा। 2021 में अफगानिस्तान ने डा डी बतरानो कोर, दिस इज़ द होम ऑफ द ब्रेव
इसका पूरा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, यह बहादुरों का देश है। यह राष्ट्रगान सबसे नवीन राष्ट्रगान है, सबसे नवीन राष्ट्रगान है। तो चलिए हम लोग एक बार ना इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में देखते हैं, ताकि आपका एकदम बिल्कुल सही तरीके से आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रगान सबसे प्राचीन है, तो सबसे पहले यह हो गया ओल्डेस्ट, सबसे पहले यह हो गया ओल्डेस्ट नेशनल एंथम। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय गान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। और गाने का नाम क्या है? गाने का नाम है विलहेल्मस। हालांकि इसको ऑफिशियली 1932 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन यह गाना 1568 से लेकर के 1572 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। ओल्डेस्ट का उल्टा क्या होगा? ओल्डेस्ट का उल्टा हो जाएगा लेटेस्ट। तो लेटेस्ट नेशनल सॉन्ग किस देश का है? तो जो लेटेस्ट नेशनल एंथम है, जो सबसे नवीन राष्ट्रीय राष्ट्रगान है, यह किसका है? तो यह है आपका अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का राष्ट्र सॉन्ग डा डे बतरानो और दिस इज द लैंड ऑफ द ब्रेव। यह 2021 में इसको एडॉप्ट किया गया। तो यह इस प्रकार से सबसे लेटेस्ट राष्ट्रगान है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान नीदरलैंड का विल्हेल्मस है, और सबसे नवीन राष्ट्रगान जो अफगानिस्तान का है डा डी बतरानो कौर। अगला आ गया कि मोस्ट पॉपुलर नेशनल एंथम, वह राष्ट्रगान जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो सबसे अधिक क्षेत्र में गाया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? द गॉड सेव द किंग या द गॉड सेव द क्वीन। और यह किसका है? यह आपका यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन का है, और साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ ऑफ रेल्म्स के देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका बहमास है ना, ये सारे जो देश है 15 देश है, उनका जो राष्ट्रगान है द गॉड सेव द किंग एंड क्वीन है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि अ नेशन विथ 2 नेशनल सॉन्ग in 2 different languages। वह देश जिसके 2 राष्ट्रगान है और दोनों राष्ट्रगान अलग अलग भाषाओं में है, तो वह देश का नाम क्या हो जाएगा? उस देश का आपका नाम हो गया न्यूजीलैंड। उसके 2 राष्ट्रगान हैं। पहले का नाम है The God Defend न्यूजीलैंड, The God Defend न्यूजीलैंड, और यह आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, अंग्रेजी भाषा में। और दूसरा है The God Save the King, The God Save the King, यह वहाँ के लोकल लैंग्वेज माओरी में है, माओरी भाषा में है। तो एंथम विथ नेशन विथ 2 नेशनल सॉन्ग इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपका हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया इसका उत्तर। और यहाँ पर इसका क्या नाम होगा? द गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड एंड द गॉड सेव द किंग। तो एक है इंग्लिश में और दूसरा है वहाँ की सबसे लोकप्रिय भाषा माओरी में। अगला हो गया कि द नेशनल सॉन्ग
the national song with two lyrics in 5 languages। वह देश जिसमें 2 राष्ट्रगानों को एक साथ मिलाया गया है और मिला करके इसको जो है वो 5 भाषाओं में बना दिया गया है, उसको 5 भाषाओं में गाया जाता है। तो देश का नाम हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। मैं आपको बता चुका हूं कि जो साउथ अफ्रीका है उसके जो 2 गाने हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका एंड द कॉल ऑफ यूएसए कंबाइंड। द गॉड सेव अफ्रीका एंड कॉल ऑफ द साउथ अफ्रीका कंबाइंस। इन दोनों को वहां के 5 स्टैंजा, वहां का राष्ट्रगान बनाया गया, 5 राष्ट्रगान बनाया गया है और इन 5 स्टैंजा को अलग अलग भाषाओं में जो है इसको गाया जाता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि दुनिया का कौन सा देश है जिसका राष्ट्रगान तो एक ही है लेकिन इसको 4 भाषाओं में गाया जाता है, तो वह उसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। अगला हो गया कि आपका लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम किस देश का है। सबसे बड़ा राष्ट्रगान, सबसे लंबा राष्ट्रगान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उरुग्वे का। यह दक्षिण अमेरिकी देश है जिसका राष्ट्रगान 4 मिनट आपका 30 सेकंड लंबा है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिम्नो नेशनल डी उरुग्वे। नेशनल डी, उसका अर्थ हो जाता है नेशनल एंथम ऑफ नेशनल, वहां की भाषा में है तो यहाँ का अंग्रेजी में नेशनल एंथम ऑफ उरुग्वे। इसके बाद ये हो गया लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम, तो उरुग्वे का हो गया 4 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसमें। इसके बाद हो गया शॉर्टेस्ट सबसे छोटा नेशनल एंथम, सबसे छोटा जो है वह राष्ट्रगान किसका है, तो शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम आपका किसका हो गया, तो यह हो गया आर्मेनिया का। यह आपका एक प्रकार से मध्य एशिया का देश हो गया, पूर्व सोवियत संघ का यह पहले पार्ट था आर्मेनिया का। इसको गाने में सिर्फ 28 सेकंड का समय लगता है और इसका 28 सेकंड का इसमें समय लगता है और इसका जो ये जो गान है इसका मार हिरनिक, हाँ इसका जो मार हिरिंग इसका मार हिरिंग मतलब आवर फादरलैंड, इसका यह हो गया आवर फादरलैंड। यह सबसे छोटा राष्ट्रगान के रूप में है। तो यह तो दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रगान के बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पढ़ना है आज भारत के राष्ट्रगान के बारे में। देखिए जब भारत के राष्ट्रगान की बात होगी तो सबसे पहला सवाल आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्टेबल सॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर कंट्री। हमारे अपने देश के संदर्भ के हिसाब से बात की जाए तो 2 गाने ऐसे हैं जिसको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिसको बराबरी का दर्जा प्राप्त है एक प्रकार से। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत के सरकार से जब उन्होंने इसका जवाब मांगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रगान का क्या परिस्थिति है, तो भारत की सरकार ने कहा कि ये सही है कि राष्ट्रगान भारत का प्रतिनिधिमूलक गान है लेकिन राष्ट्रगीत भी है उतना ही सम्मानित जितना कि राष्ट्रगान है। लेकिन सवाल यह है कि फिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फिर अंतर क्या है। देखो दोनों सम्मान के विषय जरूर हैं, बट व्हेन we talk about the representative song of India, this is the Jana Gana Mana, the national anthem of India। भारत का राष्ट्रगान जो है भारत का प्रतिनिधिमूलक गान है और यही कारण है कि to sing the national song there is no any rules and regulations, certain rules and regulations। भारत के राष्ट्रगीत को गाने के लिए
कोई भी निश्चित नियम नहीं है, उसका कोई निश्चित लय नहीं है, उसका कोई निश्चित जो है वो समय निर्धारित नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रगान की बात करेंगे तो उसका एक निश्चित लय है, जो है अहिल्या बिलावल। अहिल्या बिलावल में इसको गाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यह जब राष्ट्रगान जब गाया जाएगा तो इसको गाने के लिए 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक 1951 में और फिर 1953 में उन्होंने जो एक डायरेक्टिव निकाला उसके हिसाब से कि 52 सेकंड में गाना पूरा किया जाना चाहिए, और जब विशेष परिस्थितियां हैं तो 20 सेकंड में गाना पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए है कि उसके पहले और अंतिम स्टैंजा को यहाँ पर, पहले और अंतिम लाइन को ही पढ़ा जाएगा, बाकी बात लाइन को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं कहना चाहूँगा आपको कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों सम्मान के प्रतीक हैं, दोनों मान सम्मान के प्रतीक हैं। लेकिन जब राष्ट्र के प्रतिनिधिमूलक गान के बारे में बात आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर राष्ट्रगान जो है वो तवज्जो दी जाएगी राष्ट्रगीत के ऊपर। हालांकि दोनों सम्मान के विषय हैं, दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए। दोनों में से किसी का अपमान करोगे आप तो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की का सेक्शन नंबर जो 3 है उसके हिसाब से आप 3 वर्ष के कैद की सजा या जुर्माना या फिर दोनों के अभागी बन जाओगे। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो राष्ट्रगान नेशनल एंथेम है, उस नेशनल एंथेम का क्या इतिहास रहा। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इसके संबंध में क्या विवाद, क्या कंट्रोवर्सी है, और इसको गाने के जो सही नियम क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, एज पर हिस्ट्री ऑफ नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया इज कंसर्न, इट इज़ नॉट एज ओल्ड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जब भारत के राष्ट्रगान की बात होती है तो राष्ट्रगीत जैसा जितना वो पुराना नहीं है। यह सबसे जो इसका जो इतिहास मिल रहा है वो मिल रहा है कि 11 दिसंबर 1911 को भारत के महान भारत के गुरुदेव या जो बहुमुखी प्रतिभा के सबसे धनी व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इस गान को लिखा था पहली बार 11 दिसंबर 1911 को। यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं 1905 में ही इसको उन्होंने लिख दिया था, कुछ किताबों में ऐसा मिल रहा है, लेकिन विकिपीडिया ने रेफरेंस के साथ में यह लिख दिया कि 11 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। 27 दिसंबर 1911 को इसको कांग्रेस के एक अधिवेशन में उनकी जो भतीजी सरला देवी चौधरानी उन्होंने गाया, फिर एक स्कूल में भी उन्होंने इसको गाया था। दूसरी बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको धुन भी दिया पहली बार, और साथ ही साथ उन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। यह शो उन्होंने जो किया था यह 1919 की बात है, जब वे आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में गए थे, और वहाँ पे एक कॉलेज था, नाम था उसका बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज। तो बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को उन्होंने सुनाने के लिए इस गाने का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के साथ साथ उन्होंने उसकी धुन भी दी थी। फिर मैं आपको ये बताऊं कि यह जो गान है, इस गान को भारत के राष्ट्रगान के रूप में रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, यह एक प्रकार से विवाद का विषय बन गया था। इसी बीच में क्या हुआ कि 1932 में पहली बार अगर हम कहेंगे प्रतिष्ठा देने के बाद, तो दून इंटरनेशनल जो स्कूल था देहरादून का, उसने इसको 1932 में अपने प्रार्थना के रूप में शामिल कर लिया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि बंगला संस्कृत में लिखा हुआ था, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया आबिद अली खान ने, और वह जो ट्रांसलेशन था हुआ था सुख चैन की बरसा बरसे भारत भाग्य है जागा, और इसको इन्होंने राष्ट्रगान के रूप में इसको वहाँ पर एडॉप्ट कर दिया। इसके बाद जब भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने अपना कार्य संभाला और उसके समक्ष यह पाया कि वह उसको भारत के राष्ट्रगान को उसने इसको स्वीकार करे, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर यह हुआ कि वंदे मातरम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा यह थी कि जिस गाने को इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में सबसे पहले गाया, उसी को यहाँ स्वीकार किया जाए। दूसरी बात यह थी कि जो वंदे मातरम था उसके 2 स्टैंजा तो ठीक है सेकुलर टाइप के हैं, लेकिन आगे के जो स्टैंजा उसमें दुर्गा माता की वंदना की गई प्रकार से भारत माता के रूप में, और इस कारण से उसको कहा गया कि मुस्लिम भाई जो है उसको गाने में जो है वो सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने जो जन गण मन है इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बातें बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा जन गण मन अधिनायक जय है। दूसरा कि यह किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया था, सबसे पहली बात तो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता।
अगला कि यह जो है यह इसको कब लिखा गया, तो 11 दिसंबर 1911 को। इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसको सार्वजनिक रूप से पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। गाने वाली व्यक्ति कौन है, तो यह है सरला देवी चौधरानी, जो उनकी भतीजी थी, आपकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी भतीजी थी। इसी प्रकार से इसको पहली बार जो है वो किस स्कूल ने अपने प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया, तो यह होगा दून इंटरनेशनल स्कूल, जो आपका देहरादून का है। इसी प्रकार से जो इन्होंने पहली बार राष्ट्रगान के रूप में इसको किसने गाया, तो राष्ट्रगान के रूप में गाने की बात अगर आएगी तो वो हो जाएगा आपको इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों ने गाया। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो हिंदी अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं आबिद अली खान। साथ ही साथ इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। कब किया, 1919 में। कहाँ किया, तो मदनापल्ली, आपका जो मदनापल्ली जो शहर है इसका आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे कॉलेज था, उसका नाम है बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज। उस कॉलेज के उन्होंने एक कार्यक्रम इसको किया था। अगला यहाँ पे आता है कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका राग क्या है, तो राग है अहिल्या बिलावल। और यह जो गान है, इस गान को गाने के लिए देखो बताना चाहूँगा आपको कि इस गान को गाने के लिए भारत के जो गृह मंत्रालय है उसके माध्यम से समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। तो गृह मंत्रालय ने 1951 में, फिर 1953 में और 2016 में इसने क्या किया, एक डायरेक्टिव निकाला कि किस प्रकार से गान को गाना है, गान का सही गान क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस गाने के बारे में यह है कि गाना जो पूरा गाया जाएगा, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता से लेकर जय है जय जय पूरा तक, तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लिया जाना चाहिए। लेकिन जब सिर्फ अगर कोई इमरजेंसी हो या कुछ ऐसे ओकेजन आते हैं जब हमें जल्दी करना होता है, तो वहाँ पे कहा गया कि जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यह इसके माध्यम से इसको 20 सेकंड में पूरा कर दिया जाना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसने देखो इसमें कुछ बातें कही है। पहली बात तो यह है कि अगर इसको बजाने और गाने की बात हो है, 2016 में भारत के गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर भारत के राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं और कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई सभा हो रही है और वह उस कार्यक्रम में जाएंगे, तो राष्ट्रपति के जाने के समय में भी और राष्ट्रपति के प्रस्थान करने के समय में भी यह जो गाना है पूरा गाया जाएगा। और इसी तरीके से जब भारत में कोई परेड होगी, उसमें राष्ट्रपति शिरकत करें या न करें, तो उस परेड में भी पूरा का पूरा राष्ट्रगान जो है बजाया जाएगा। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि यह है कि अगर मान लो कि भारत में कोई भी विदेशी लोग यहाँ कोई विदेशी मतलब जो भारत में विदेशी जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर कोई भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति या फिर उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिनिधि जो है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स के नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसमें यह है कि भारत का राष्ट्रगान पहले गाया जाएगा और उसके बाद उस देश का राष्ट्रगान गाया जाएगा। लेकिन अगर विदेशी यहाँ पर कोई किसी प्रकार का अन्य कार्यक्रम चल रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पे उस देश का राष्ट्रगान पहले गाया जाएगा और भारत का राष्ट्रगान जो है बाद में गाया जाएगा। तो ये आपके राष्ट्रगान के गाने के नियम है। अब यहाँ पर हम विवाद के बारे में बात करते हैं। देखो विवाद, सबसे पहला इसका विवाद जो है राष्ट्रगान का, वो विवाद यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत का जो राष्ट्रगान है आपका जन गण मन अधिनायक जो है, भारत भाग्य विधाता, यह राष्ट्रगान वास्तव में जॉर्ज पंचम की स्तुति में गाया गया था और इस कारण से इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाना सही नहीं है। और अगर संविधान निर्मात्री सभा ने स्वीकार भी कर लिया तो अभी भी समय इसको बदल दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जवाब खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया। उन्होंने अपने दोस्त पुलिस सेन को 1939 में पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि इससे अच्छा होता कि इस प्रकार के इल्जाम लगाने के पहले मर जाता। ये सही है कि कुछ लोग हमारे पास आए थे और जब 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो यह कहा गया कि पंडित जी कोई गाना लिख दीजिए उनके लिए। तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था कि इस प्रकार के गाना मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैंने ब्रह्म समाजियों के लिए गान लिखा था और यह भारत माता को समर्पित गान है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं विवाद को कहना चाहूँगा कि यह विवाद निराधार है। हालांकि आप कहोगे कि इस प्रकार खबर क्यों फैली, तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि 27 दिसंबर के बाद जो 28 दिसंबर था उसके एक दिन के बाद
जो रामभूत चौधरी हैं, रामभूत चौधरी, उन्होंने बादशाह हमारा के नाम से एक गाना गाया था और उसी के से कन्फ्यूज़न के कारण से स्टेट्समैन में खबर छप गई कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो गाना है वंदे जन गण मन जो गाना है वो वास्तव में जॉर्ज पंचम को समर्पित है। इस कारण से यह जो है कन्फ्यूज़न पैदा हुआ था। इसके साथ साथ बताना होगा 2005 में एक विवाद और आ गया। देखो शांति जो भटनागर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया और उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि जो भारत के राष्ट्रगान के साथ में सिंध शब्द है उसको हटा करके कश्मीर शब्द जोड़ा जाना चाहिए। उनका यह कहना था कि चूंकि भारत का जो सिंध क्षेत्र था वह पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान के क्षेत्र के किसी भी अगर हम भाग को यहाँ पे गाते हैं तो उसकी संप्रभुता का हम एक प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत का सिंध भाग है नहीं, तो राष्ट्रगान का भी एक प्रकार से अपमान किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो शांति स्वरूप भटनागर साहब थे उनको उसने क्या किया, उनको झिड़की लगा दी और उनको एक प्रकार से उनको फाइन भी किया गया। यह कहा गया कि यह जो सिंध शब्द है यहाँ पर यह सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, यह किसी क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता और अगर रिप्रेजेंट भी करता है तो क्या हम राष्ट्रगान को क्षेत्रों के अलग अलग होने से क्या राष्ट्रगान को बदलते रहेंगे क्या? अब नया राज्य झारखंड बन गया, नया राज्य उत्तराखंड बन गया, नए नए राज्य बन रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ राज्य समाप्त भी हो रहे हैं, तो क्या राष्ट्रगान को हमेशा बदलते रहेंगे क्या? राष्ट्रगान जो लिखा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसी को ही राष्ट्रगान माना जाना चाहिए। और इस प्रकार से सिंध शब्द के जगह पर यहाँ पे कश्मीर या कोई अन्य शब्द लिखना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर बताना चाहूँगा कि 2011 में ऐसे ही भारत के प्रोफेसर साहब ने भी यह कहा कि उन्होंने एक बात उठाई और उन्होंने यह कहा कि जो भारत में ये जो सिंध शब्द है, सिंध शब्द को बदल के सिंधु शब्द कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताना मैं चाहूँगा कि बॉम्बे उन्होंने ये कहा कि सिंध शब्द सिंधु शब्द हो जाना चाहिए। तो भारत की सरकार ने इस मामले में कहा कि सिंध और सिंधु दो अलग अलग शब्द नहीं हैं, दोनों ही सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं बताना चाहूँ 2016 में जो भारत के गृह मंत्रालय ने हिंदी में जो उसने जो अपना अंग्रेजी और हिंदी में किया, तो अंग्रेजी वाले में तो में भी सिंधु है और हिंदी वाले में भी सिंधु शब्द ही पड़ा हुआ है और यह कह दिया कि सिंधु या सिंध आप दोनों गाएं, दोनों में कहीं कोई बात नहीं है, आप दोनों गा सकते हो, दोनों शब्द यहाँ पे सही है क्योंकि दोनों जो है वह सिंध कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। एक मामला 2016 के आया था, आपको बताना चाहूँ 19 मार्च 2016 को T20 का मैच हो रहा था आपका कलकत्ता के ईडन गार्डन में और वो जो मैच था उस मैच में भारत के बिग बी साहब ने, जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। तो एक तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि राष्ट्रगान गाने के उन्होंने 4 करोड़ रुपये लिए, हालांकि सौरभ गांगुली जी ने बाद में आकर के यह कहा कि यह जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने 4 करोड़ लेने के जगह पे आने जाने में उनके लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो गए और उन्हें खुद से खर्च किया और जब हम लोगों ने उसको देने की बात उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए मैं यहाँ पे आया, ये मेरे सम्मान का विषय है, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। दूसरी बात है कि यह कहा गया कि उन्होंने गाना गाने में जो 52 सेकंड का समय होता है उस 52 सेकंड की जगह में उन्होंने 1 मिनट 10 सेकंड ले लिया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 1 मिनट जो है या 22 सेकंड लिया था। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि वह नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कि जो सेक्शन नंबर 3 है उसका उल्लंघन माना गया इसको और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। लेकिन बाद में यह कहा पाया गया कि अमिताभ बच्चन जी ने जानबूझ करके इसको उन्होंने लेंदी करके नहीं गाया था और जो इंडियन ऑनर एक्ट 1971 है उसमें यह कहा गया है कि अगर आप जानबूझ करके गलत गाओगे तो आप सजा के हकदार बनोगे, जानबूझकर आप झंडे का अपमान करेंगे, जानबूझकर भारत के मानचित्र का अपमान करेंगे, जानबूझकर भारत के संविधान का अपमान करेंगे तो आप सजा के हकदार होंगे। अगर अनइंटेंशनली आप ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर सजा के बारे में बातचीत नहीं की गई है। तो इस तरीके से यह पूरा आपका ये मामला है। और हाँ, एक मैं बहुत बड़ा मामला भूल गया, एक देखो जेहोवा कम्युनिटी का मामला था 1985 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि देखिए जो केरल है, केरल का एक स्कूल NSS स्कूल था और उस NSS स्कूल में वहाँ के प्रिंसिपल जो वहाँ के सरस्वती अम्मा थी, उन्होंने यह नियम निकाल दिया था कि शाम के समय बच्चे जब छुट्टी होगी तो वह राष्ट्रगान गाएंगे और वे एक एक करके चले जाएंगे। तो वहाँ पे जेहोवा कम्युनिटी के कुछ 3 बच्चे थे, वो उस गान को नहीं गाते थे, लेकिन उस गान को किसी ने नोटिस नहीं किया। इसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ के स्थानीय जो विधायक है उन्होंने विजिट किया और उन्होंने देखा कि 3 बच्चे गान नहीं गा रहे हैं। उन्होंने उसको नोटिस किया और उन्होंने इसको सरस्वती अम्मा से इस बाबत उन्होंने बात पूछी।
इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने यह निर्देश दिया कि इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए अगर ये गाना नहीं गाते हैं तो। जेहोवा कम्युनिटी के बच्चे के जो गार्जियंस थे, उनका यह कहना था कि चूंकि हमारा जो समुदाय है वह गाना गाने में विश्वास नहीं करता, ये हमारा जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट है, इसके खिलाफ बात है और हमें धर्म के खिलाफ बात भी है। तो वो चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने कहा कि इस गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, इसलिए गाना आपको गाना चाहिए बच्चों को, और बच्चे गाना नहीं गाते हैं तो उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है, राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रगान अगर चल रहा हो तो वहाँ पे सभी व्यक्तियों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिल्म चल रही हो तो फिल्म का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य राष्ट्रभक्ति नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य मनोरंजन है, तो आप किसी खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2016 में दीपक मिश्रा जी जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए तो उन्होंने कह दिया कि जब भारत में फिल्में शुरू होनी होगी तो फिल्म शुरू होने के पहले वह क्या होगा कि वहाँ पे फिल्म शुरू होने के पहले जो है वह पर्दे पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान गाया जाएगा और सभी व्यक्ति उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग जो अपंग थे वो ऐसा नहीं कर पाए, इस कारण से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 ऐसे कैटेगरी के व्यक्तियों को यह कह दिया कि अगर राष्ट्रगान चल भी रहा हो तो उनको वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत अब नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये सारी बातें बता रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखा हुआ जो यह जन गण मन है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अमार सुनार जो बंगला लिखा वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और श्रीलंका का नमो नमो माता जो वहाँ के आनंदा शिवकरण जो वहाँ के एक बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने जो नमो नमो माता गाया वह भी आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन गण मन से ही वह एक प्रकार से कहा जाएगा कि प्रेरित है। और आपको पता होना चाहिए कि आनंदा जो समकरण थे वे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और वहाँ पे श्रीलंका में जाकर उन्होंने नमो माता की रचना की, जिसको वहाँ के राष्ट्रगान के रूप में एडॉप्ट किया गया। और एक बहुत बड़ी बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने राष्ट्रगान के मामले पर आत्महत्या कर लिया, तो आनंदा शमकरण ही है, जिनके गान को और जो उनका ओरिजिनल गान था उसको जब चेंज कर दिया गया और जब स्टूडियो में जाकर उन्होंने उसको सुना तो आप घर पे आकर के उन्होंने सरकार के समक्ष उन्होंने समझ दिया कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे और उन्हें आत्महत्या कर लिया था। तो निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रगान यह देश का सम्मान, मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा, उसके आन बान शान का प्रतीक है। हर व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति को राष्ट्रगान से जुड़ना चाहिए। और मैं जैसे कि भारत के गृह मंत्रालय ने नियम 2016 में जो नियम जारी किया उसमें यह है कि स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए प्रतिदिन, लेकिन ऐसा जो है बहुत कम स्कूल ही इसको फॉलो कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना चाहिए। कभी भी जब आपकी इच्छा हो शांतिपूर्ण खड़े होकर के राष्ट्रगान गाओ। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक नेशन के प्रति आपका एक भाव जागृत होगा। और देखो, मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया को चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार और उसके बाद अपने राष्ट्र से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। परिवार और राष्ट्र दोनों एक ही भाग हैं, और जो व्यक्ति देखो अपने आप से, परिवार से और राष्ट्र से प्यार नहीं करता वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि राष्ट्र ही है जो आपको पहचान देता है, राष्ट्र ही है जो आपको मान सम्मान प्रदान कर रहा है। बिना राष्ट्र के लोगों की कोई पहचान नहीं होती। तो हमें भारत के राष्ट्रगान पर बहुत गर्व है। और यह जो संविधान निर्मात्री सभा का यह जो आपका सीरीज चल रहा था, सीरीज समाप्त हो गया। मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके खड़े हो जाएं। देखो, मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रगान जब चलने की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे बैंड चल रहा हो, बैंड बजा रही हो, तो वहाँ पे जाके ड्रम पहले बजाया जाए, इसके बाद तब राष्ट्रगान गाया जाए, ताकि लोग अटेंटिव हो जाए। और यदि कोई सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है तो वहाँ पे कोई राष्ट्रीय कोई सलामी की बात है या राष्ट्रपति जी आए हुए हैं या जा रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रगान के बाद वहाँ पर यह है कि वहाँ पर बिगुल बजाई जाए और बिगुल बजाकर लोगों को सावधान कर दिया जाए कि राष्ट्रगान जो है वह आप चलने वाला है, प्ले होने वाला है या फिर राष्ट्रगान गाया जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कृपया करके खड़े हो जाएं, अपने नेत्रों को बंद कर लें और मेरे साथ राष्ट्रगान एक बार गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।